हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस। गाइज, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को बताया गया है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो हमें बताना है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और उसका एक उदाहरण भी देना है। तो आइए हम इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब दो यौगिक के अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो वैसी अभिक्रिया को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी वैसे दो यौगिक के जो अपने आयनों का लेन देन करके और दो नए यौगिक का निर्माण करे तो वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड मिल्क बना रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सल्फेट है वह आज गया है बेरियम के साथ है इस साइड में, और यहाँ पर जो सोडियम है इस क्लोरीन के साथ से आ गया है इस साइड में। यानी यहाँ पर सल्फेट और क्लोरीन का अदला बदली हो गया है। यानी सल्फेट चला गया है बेरियम के साथ है और जो क्लोरीन है वो चला आया सोडियम के साथ चला आया है। तो यही हो जाएगा यहाँ पर इसका उदाहरण, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिल्क बना रहा है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह आंसर समझ में आया होगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। हमें बताना है कि दृष्टि दोष क्या होता है और वह कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष जो होता है वह हमारे आँखों में होता है, जिसके वजह से मनुष्य नज़दीक रखी वस्तु को या दूर रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लोग इसको अपने भाषा में कैसे लिख सकते हैं, जब सामान्य नेत्र दूर रखी या नज़दीक रखी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है तो नेत्र में उत्पन्न यह दोष दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष का यहाँ पर प्रकार लिखा हुआ है तो लिख देंगे, यहाँ पर दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ या दूर दृष्टि दोष से, दूर दृष्टि दोष के दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। दूसरा होता है निकट दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष से, और चौथा होता है अबिंदुकता। यही 4 प्रकार होता है दृष्टि दोष का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमें बताना है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की मुख्य भूमिका यह होती है कि वह भोजन को सड़ने से रोकता है एवं भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और साथ ही भोजन में उपस्थित कैल्शियम को कोमल बनाने में कार्य करता है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखिएगा, अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। वह भोजन को सड़ने से रोकता है एवं भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, साथ ही भोजन में उपस्थित कैल्शियम को कोमल बनाने का कार्य करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। हमें बताना है कि जब लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट बना लेता है। इसलिए लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है Fe, यानी यह किसका संकेत है, यह है लोहे का संकेत है, यानी Fe के लोहे का संकेत है। और यह जो विलयन दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का विलयन दिया हुआ है। यानी जब लोहा कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, यह बना लेता है फेरस सल्फेट यानी FeSO4 और कॉपर को अलग कर देता है। यानी जो पहले नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का और वो हरे रंग में हरा रंग बदल जाता है, यानी अब वह फेरस सल्फेट हो जाता है। इसलिए लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, वह नीला से हरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं।
ओम का नियम लिखें। यानी ओम का नियम क्या होता है उसको हमें लिखना है। तो ओम का नियम क्या होता है, अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को लिखते हैं आई, चालक के सिरों के विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अचर ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो विभवांतर यानी जो भी होता है वह डायरेक्टिव प्रोपोर्शन समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा यानी आई का अनुक्रमानुपाती को ही हम लोग समानुपाती बोलते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर हम लिख देंगे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसको और आगे हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट भी इज इक्वल टू, यानी समानुपात का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा बराबर और एक कांस्टेंट आएगा जो कांस्टेंट होता है आर। उसके बाद यहाँ पर है आई तो लिख देंगे आई, तो ये हो गया हमारा भी इज इक्वल टू आई आर, ये होगा हमारा सूत्र। आप लोग इसको भी अपने पेपर में लिख दीजिएगा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या भी इज इक्वल टू आर आई या भी इज इक्वल टू आई आर, इसे ही ओम के नियम कहा जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है पाचन एंजाइमों का क्या कार्य है, यानी हमारे शरीर में पाचन एंजाइम का क्या काम होता है। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एंजाइम में उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन के जटिल अवयवों को सरल भागों में खंडित कर देता है जिससे वे घुलनशील हो जाते हैं और शरीर में उनका अवशोषण हो जाता है। यानी जो एंजाइम होता है वह भोजन के जटिल जो अवयव होते हैं उसको सरल भागों में बांट देता है जिसकी वजह से वो घुलनशील हो जाते हैं और उसको शरीर अवशोषण बढ़िया से कर लेता है। पाचन एंजाइम का यही मुख्य कार्य है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अम्ल क्या है, दो उदाहरण दे। हमें बताना है कि अम्ल क्या होता है और उसके दो उदाहरण भी देना है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। अम्ल जल में विलयशील वे पदार्थ हैं, यानी अम्ल होता है जो जल में विलय हो जाता है जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। यानी जब अम्ल को जब जल में मिला दिया जाता है तो उसका स्वाद खट्टा हो जाता है और साथ ही जो अम्ल होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यानी अम्ल क्या होता है, वह जल में विलयशील यानी घुलने वाला होता है और जो उसका जलन विलयन होता है वह स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और तथा अम्ल जो होता है वह धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। इसका उदाहरण दिया हुआ है HCl और दिया हुआ है HNO3, यानी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो पसंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि इस प्रकार के जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है लघु पथन से आप क्या समझते हैं। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट से को इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आप लोग शॉर्ट सर्किट से परिचित होंगे। शॉर्ट सर्किट किसको कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट हमारे होता है वह घरों में होता है, तारों में होता है। उसको आप लोग कैसे लिखिएगा, कभी कभी खराब तथा क्षतिग्रस्त होने पर विद्युतमय और उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो उसमें अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे ही लघु पथन कहा जाता है। यानी हमारे घरों की जब दो तार विद्युतमय तार है और एक उदासीन तार या न्यूट्रल तार है, जब दोनों एक साथ चिपक जाते हैं जिसके वजह से उसका प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाता है और उसमें बहुत अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगता है, उसको ही लघु पथन कहा जाता है। इससे परिपथ में लगे उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस लाइन के कहने का मतलब है यानी हमारे घरों में जो भी उपकरण यानी जैसे कि बल्ब, पंखा यानी जो भी कुछ भी हो वह क्षतिग्रस्त यानी खराब हो सकते हैं लघु पथन की वजह से। तो इसी को हम लोग लघु पथन कहते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधे कहाँ से अपना कच्चा सामग्री प्राप्त करते हैं यानी लेते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेते हैं और जमीन के जड़ द्वारा अवशोषित जल कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त
कर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। यानी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वायुमंडल से CO2 लेते हैं और जमीन से जल लेते हैं और वह सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं, कारण बताइए। यानी हमें बताना है कि सोना, चांदी और प्लेटिनम का ही उपयोग क्यों किया जाता है गहना को बनाने में, यानी आभूषण को बनाने में। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनम बहुत कम क्रियाशील धातु है। यानी जो सोना, चांदी और प्लेटिनम जो होता है बहुत कम क्रियाशील धातु है। यानी यह सोना, चांदी और प्लेटिनम किसी के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, साथ ही इनका संक्षारण भी नहीं होता है। इनकी चमक भी तेज होती है और बहुत पुराने हो जाने के बाद भी इनकी चमक बनी रहती है। इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। यही मेन कारण है कि हम लोग सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग करते हैं आभूषण बनाने में। उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक क्या होता है। हमें बताना है कि प्रतिरोध क्या होता है और उसका SI मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चालक पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक ओम होता है और ओम को सूचित किया जाता है इस तरह से। प्रतिरोध को हम लोग सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि किसी हम पदार्थ से जब हमें विद्युत धारा यानी जब करंट को पास कराते हैं तो वह पदार्थ करंट को पास होने से रोकती है। उसी गुण को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है ऑक्सीशोषण है, यानी ऑक्सीशोषण को ही कहा जाता है वायवीय शोषण, और अनॉक्सी शोषण है यानी अनॉक्सी शोषण को कहा जाता है अवायवीय शोषण। में क्या अंतर है, यानी कि ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में अंतर स्पष्ट करना है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। हम एक तरफ लिख देंगे वायवीय शोषण यानी यहाँ पर आप ऑक्सी शोषण भी लिख सकते हैं क्योंकि वायवीय शोषण को ही ऑक्सी शोषण कहा जाता है। एक तरफ लिख देंगे हमें अवायवीय शोषण। तो इसमें पहला अंतर यह हो जाएगा कि जो वायवीय क्रिया होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी जो ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो अवायवीय शोषण या अनॉक्सी शोषण जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें दूसरा अंतर यह है कि यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, यानी कि अवायवीय क्रिया जो होता है वह कोशिका के जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इसमें सेकंड का अंतर हो जाएगा, यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में ही पूर्ण होता है, यानी जो अवायवीय श्वसन होता है वह केवल जीव द्रव्य में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। इसमें तीसरा अंतर यह है कि यह क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है। अवायवीय श्वसन होता है उसमें यह ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कर देता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है वह ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं और इसके दो उदाहरण बताइए। यानी हम बताना है कि मिश्र धातु क्या होता है और इसके दो उदाहरण भी बताना है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा धातु एवं अधातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातु किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक धातु को मिलकर बनाया जाता है या धातु और अधातु दोनों को मिलकर बनाया जाता है, वह होता है मिश्र धातु। इसका दो उदाहरण दिया हुआ है। पहला उदाहरण है पीतल, यानी जो पीतल होता है वह तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है। यानी पीतल को बनाने के लिए तांबा और जिंक का उपयोग किया जाता है। उसी तरह इसमें हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कांसा, यानी जो कांसा मिश्र धातु होता है वह तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। यानी कांसा को बनाने के लिए हम लोग तांबा और टीन का उपयोग करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें, यानी प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित नियम है। पहला नंबर है आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है, यानी कि हमें बताना है कि तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। शरीर के किसी भाग से प्राप्त सूचनाएं तंत्रिका कोशिका द्वारा एक दूसरे कोशिका से होते हुए मेरुरज्जु तक पहुंचता है। यानी जो तंत्रिका उत्तक होता है वह सूचनाओं को एक दूसरे कोशिकाओं से होते हुए मेरुरज्जु तक पहुंचाने का कार्य करता है और उसके बाद मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क को सूचना पहुंचाने पर अनुक्रिया होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार की जब मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।